हमारी भी मुश्किल आ गई। यूटी के अंदर पूरी एक सरकार लगी है, काम ना हो, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो आप में हैरानगी मुझे ये होती है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस पुंछ के अंदर, वो लोगों को कहते हैं देखसा किस तरह काम कर सकते। मतलब नीयत देखिए उनकी क्या है कि ये काम करने जाएंगे, हम इनको करने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। अब वो सोचते नाकाम, वो फेल हो गए अपने कामों में। एक आदमी कह रहा था किसी को, मैंने ये किया जी, नहीं जी ये नहीं है जी, लवने नहीं जी ये नहीं होना। तो यार अगर तूने काम किए थे तो इलेक्शन में वोट ले लेने थे, लोगों ने फिर क्यों नहीं उनको वोट दिए? क्योंकि उनके पास सिवाय प्रोपेगेंडा और गप्पों के कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ है भरा हुआ। आज लोगों को पता है, लोगों के अंदर खुशी देखिए आप कैसी है। आज हर इंसान अपने आप को महफूज समझ रहा है। वो सोचता है कि भाई अगर कल मेरे पे या मेरे घर पे कोई ज्यादती हुई तो कोई बोलने वाला है, कोई शोर करने वाला है, कोई बोलेगा कि इस मेरे ऊपर ज्यादती हुई है। हमने अपने लोगों को सिक्योरिटी देनी है, और सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है मैंने उसके घर के बाहर चौकीदार बनना है, मैंने उसके दिमाग से डर निकालना है। जो परेशानी थी हमारा मजदूर यहाँ से बाहर कम जाने से डरता था। आप देखिए एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को परेशानी आई, उमर अब्दुल्ला साहब ने फौरन वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की, 15 मिनट में मसला ठीक। और अगर हुकूमत नहीं होती तो वो बेचारा बोरिया बिस्तर लेके वापस आता। मतलब मैं कहता हूँ किस किस्म के नेगेटिव लोग हैं कि ये कहते कि आप जनाब बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम दिल्ली तक आपके साथ चलेंगे, हम आपके हर काम में मदद करेंगे। वो नहीं कह रहे, वो कहते देखसा किस तरह कर सी। आप समझिए, यही जो वो कहते देखसा किस तरह कर सी, यही लोगों ने उनको इलेक्शन में भी लोगों ने उनको बताया। लोगों ने दिन को रहे उनके साथ ही, मतलब कि वोट डालते हुए अंदर डाला मुझे वोट, जब स्टेशन से बाहर निकले कहा जनाब वोट आपको डाला है। इसीलिए वो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हम जीते हुए हैं। अरे मुझे ये हैरानगी होती है, चलो इतना गैप है, इतना कम्युनिकेशन गैप है। जो आदमी अपने आप को कहता है कि मैं ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसको ये नहीं पता है कि जितने उसके वोट नहीं उतने हमारी लीड है। इसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड के साथ जुड़े नहीं है। उनने कुछ लोग रखे हुए हैं चुनिंदा, जो उनके ठेकेदार बने। आप जाइए उन लोगों के गांव में देखिए, उनके घरों के आगे पीछे डंगे बने। मैं कल ज़ियारत पे गया, कल शाहपुर में पहुंचा जी। शाहपुर में वहाँ एक डेथ हुई थी। वहाँ से जब मैं वापस आया तो मैंने अपने साथियों को कहा कि ज़ियारत के नीचे पूरे का पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, पूरे के पूरे ज़ियारत को खतरा, ऊपर पूरी बिल्डिंग को खतरा। पहले डंगा वहाँ बनना चाहिए, यह डंगा वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे कोई नहीं है और जहाँ किसी को फायदा दिया जा रहा है। आप मुझे जवाब दीजिए, कहाँ बनना चाहिए बड़ा डंगा? ज़ियारत में लगभग 30-40 लाख का डंगा प्रधान साहब फजूल में लगा दिया, किसी उस बंदे को फायदा देने के लिए जो बंदा यहाँ है ही नहीं। और ज़ियारत पे जहाँ पे वो कहते हैं मेरा इलाका मेरा ये, तभी तो वोट नहीं आए, क्योंकि जहाँ पे काम होना चाहिए था वहाँ काम हो नहीं रहा। लेकिन अब हमने फैसला किया है। मैं शाहपुर में गया, वो सड़क देख के इतना डर लगा मुझे रोड पे, वो रोड भी मैंने ही निकाली है। और वहाँ के लोगों ने कहा जनाब 2014 में जहाँ आपने छोड़ी थी जनाब वहीं है। 3-4 जगह इतने खतरनाक वो स्लाइड्स आई हैं कि मुझे गाड़ी अपनी क्रॉस करने में डर लगा। तो अब आप सोचिए, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, ये मैं मीडिया के हवाले में किसी के खिलाफ नहीं। मैं उनके पंचायतों में भी काम करूँगा, मैं उनके इलाकों में भी, और इससे पहले किया भी मैंने। ये जो जितने लीडर हैं इनको ज़रा पूछना कि अपने गांव के स्कूल पे मेरी प्लेट हटाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्कूल मैंने ही बनाया है। प्लेट हटाने से क्या होगा, वो मैंने ही स्कूल बनाए हैं। अपग्रेड होगी फिर अपग्रेड होगी। अब मैंने फैसला किया है जहां मैं अपग्रेड करूंगा उसी गांव के किसी बुजुर्ग से रिबन कटाऊंगा ताकि वो देखता रहे वहां से प्लेट वही है या नहीं है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं मीडिया के हवाले से इनको अपील करता हूं कि आने वाले 5 साल में ये लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमारे साथ जुड़े। इस वक्त पॉलिटिक्स का वो नहीं है, इस टाइम हमने अपने लोगों को 10 साल से जो पिसे हैं फायदा देना है, अब हमने लोगों को फ़ायदा देना है। ये हमारे साथ जुड़े। मैं मीडिया के हवाले से इनको कहता हूँ आए, मुझे बताएं कहाँ पे काम करना है, उनकी भी मैं सजेशन लूँगा। मैंने आपको पहले कहा वो पॉलिटिक्स में करना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हम सब मिल के काम करें। एक बार मैं कहता हूँ जो हमने पॉलिटिक्स करनी है 4 साल हम काम करें मिल के, 5वें साल हम पॉलिटिक्स करें। फिलहाल मिल के चले, हर इलाके मैं
हर एक लीडर को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उनको, बताइए मुझे कोई कहीं परेशानी, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ डेवलपमेंट हो। कॉन्ट्रैक्टर से हमारे, मैं उनको कहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बिलो टेंडर मत डालिए, अच्छे रेट पे काम डालिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो और ग्राउंड पे भी चीज़ बने। कॉन्ट्रैक्टर्स को साथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि असली हर सिस्टम की जो लाइफ है, जो पैसा लगाता है वो कॉन्ट्रैक्टर लगाता है, वो पहले अपने घर से पैसे लगाता है, उसको पेमेंट साल बाद होती है। उनको हमें ज़रूरत है उनको अपग्रेड करने की, मिल के चलने की। मत करिए अपने नुकसान करेंगे, अपने घर को नुकसान ना कीजिए, सब मिल के चलेंगे, इस इलाके की तरक्की होगी, इस इलाके को जो है आगे जाने को कामयाबी होगी। और जो प्रोजेक्ट मैंने तैयार कर दिए हैं, लगभग 60% तैयार हो गए हैं, 40% और होने हैं, महीना 1-1.5 महीना और लगेगा, वो भी तैयार हो जाएंगे। फिर आहिस्ता 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 लोगों को पता चलेगा कि कितनी है। अब आपका गांव है, कितनी मुश्किलात है, वहाँ भी परेशानी है। आप देखिएगा, शुरुआत आपके गांव से करेंगे। पिछली बार जब मैं एमएलए बना था तो रिकॉर्डेड काम हमने इस पुंछ के अंदर किया, और इस बार भी मैंने आज जैसे पहले भी कहा है कि रिकॉर्डेड काम इस बार भी होगा, और वो किसी एक सेक्टर में नहीं होगा। मैं कहूँगा कि खाली रोड बनेगी या खाली एक चीज़ बनेगी, ये ओवरऑल सारे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे काम हैं, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, यहाँ तक कि इस बार आप देखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कमाल करेगा, जिसको कभी कोई समझता ही कुछ नहीं था जी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी काम करेगा, फ्रंट लाइन पे उनको लाएंगे हम, और उनके लोग ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कम है। उस रिस्पॉन्स को हम बढ़ाएंगे, लोगों के घरों में आगे उसको बढ़ावा मिलेगा। सड़कों का तो जाल बिछेगा ही, और ये वो सड़क नहीं बनेगी कि हाँ जी क्यों है जी, हाँ जी खून के चलेंगे। खुनने वाला सिस्टम बंद होगा। जहाँ रोड बनेगी वहाँ बाज़ाब्ता पहले कटिंग होगी, बाज़ाब्ता वहाँ डंगे लगेंगे, गरीबों को उनका मुआवजा मिलेगा, वहाँ शिंगल मेटलिंग होगी, और अच्छी क्वालिटी की लुक जो है उसके बाद उसके ऊपर पड़ेगी, ताकि हमारा साथी, हमारे बच्चे जो ऑटो चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, बसें चल रही हैं, उनकी गाड़ियां जो है स्मूथली चलेंगी और एक्सीडेंट कम से कम होगा। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखिए 2010 के बाद, कल मैं मंडी में डाक बंगले में मीटिंग की जी, और मैंने जब डाक बंगले को देखा तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि इतना खूबसूरत डाक बंगला मैंने बनाया। उस डाक बंगले में आज तक जो भी आके रहा उसको पहलगाम की याद आई कि वो लिदर वहाँ पानी के साथ डाक बंगले बने, और यहाँ पे भी वही वो थी। लेकिन उस डाक बंगले की हालत देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, बुरा हाल उसका था। जहाँ हमने छोड़ा था गाड़ी की, आप सोचिए 20 फुट की लुक नहीं पड़ सकती। पुंछ में आप देखिए 2 स्वीट रूम 2008 में हमने ये बनाए, उसके बाद मजाल है जनाब कोई एक ईंट भी कहीं लगी हो। ये मैं आपको एग्जाम्पल तक कर रहा हूँ। एक टूरिज्म में आप देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरी इस मीटिंग के बाद इस टूरिज्म बिल्डिंग में जाइएगा, जिस टूरिज्म बिल्डिंग में जैकवार के शैंगलर लगे और हिंदुस्तान की टॉप एंड जो है वो बाथरूम में फिटिंग्स लगी, सोफे टॉप एंड लगे, हर चीज लगे, आज देखिए उसका क्या हाल है। कोई मेंटेनेंस बर्बाद कर दिया सारे। ये मैंने मिसालियाँ दी, ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको तबाह किया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं 10 साल, अगर एक घर में कोई किसी घर को 10 साल बर्बाद करेगा, उसको वापस बनाने में कितना वक्त लगता है। लेकिन हमने कोशिश कर रही। मिनी सेक्रेटरीट की बात है, जहां हमने 2014 में छोड़ा था, जैसे वो बचपन में हम देखते थे ना, तो वो हमें क्लास में कहते थे स्टैचू, तो हम खड़े हो जाते थे, हिलते नहीं थे। तो मुझे लगता है 2014 में किसी ने हुकूमत को कह दिया स्टैचू, ये वहीं खड़े, शायद मेरा वेट कर रहे थे कि वो एमएलए बनेगा, इसको कंप्लीट करेगा। तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट सर बीपीएल के हवाले से अगर समझना चाहूँ मैं आपसे, 2011 में जो सेंसस हुआ, आज भी उसी पे वही सेंसस पे चल रहा है। एक घर में जब पहले 2 अफराद थे, आज वहाँ पे 6 हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। 2011 में जो बच्चा था, आज वो 10 साल 11 साल, मतलब वो बड़ा हो गया है। 12 साल जो तब 2 साल का था, अब वो कहाँ पहुँचा है। आज तब वो 1 बोतल दूध पीता था, आज वो 1 दिन को प्लेट चावल खाता है, 1 रात को खाता है। सुबह ब्रेकफास्ट उसको करना, उसके लिए हुकूमत लगी है, उसको कर रहे हैं। हमारी भी मुश्किल आ रही, यूटी के अंदर पूरी एक सरकार लगी है, काम ना हो, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो आप में हैरानगी मुझे ये होती है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस पुंछ के अंदर, वो लोगों को कहते हैं देखसा किस तरह काम कर सकते, मतलब नीयत देखिए उनकी क्या है कि ये काम करने जाएंगे, हम इनको करने नहीं देंगे।
क्योंकि उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। अब वो सोचते नाकाम, वो फेल हो गए अपने कामों में। एक आदमी कह रहा था किसी को, मैंने ये किया जी, नहीं जी ये नहीं है जी, वो लबने नहीं जी, ये नहीं होना। तो यार अगर तूने काम किए थे तो इलेक्शन में वोट ले लेने थे, लोगों ने फिर क्यों नहीं उनको वोट दिए? क्योंकि उनके पास सिवाय प्रोपेगेंडा और गप्पों के कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ है भरा हुआ। आज लोगों को पता है, लोगों के अंदर खुशी देखिए आप कैसी है। आज हर इंसान अपने आप को महफूज समझ रहा है। वो सोचता है कि भाई अगर कल मेरे पे या मेरे घर पे कोई ज्यादती हुई तो कोई बोलने वाला है, कोई शोर करने वाला है, कोई बोलेगा कि इस मेरे ऊपर ज्यादती हुई है। हमने अपने लोगों को सिक्योरिटी देनी है, और सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है मैंने उसके घर के बाहर चौकीदार बनना है, मैंने उसके दिमाग से डर निकालना है। जो परेशानी थी हमारा मजदूर यहाँ से बाहर कम जाने से डरता था। आप देखिए यूनिवर्सिटी में बच्चों को परेशानी आई, उमर अब्दुल्ला साहब ने फौरन वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की, 15 मिनट में मसला ठीक। और अगर हुकूमत नहीं होती तो वो बेचारा बोरिया बिस्तर लेके वापस आता। तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो लोगों को आज महसूस हो रही है। लोगों के अंदर खुशी है कि उनकी चुनी हुई सरकार, जो लोग मुझे बोलते थे ये है जी, वो है जी, इधर है जी, मेरे खिलाफ वीडियो निकालते थे, फलाना वीडियो, टिंगाना वीडियो, जिस मोहल्ले से उन्होंने वीडियो निकाला उस मोहल्ले में उनका एड्रेस ही नहीं है। और जिनको मैंने सरपंच बनाया वो भी वीडियो निकाल रहे थे। अब आजकल कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से जुड़ूं, सरपंच बन जाऊं, मगर अब मैं लोगों की तबाही नहीं होने दूंगा। ईमानदार लोग सरपंच आएंगे, ईमानदार लोग सरपंच बनेंगे। आज हमारे रिटायर हुए हैं कुलजीत सिंह जी, ये पार्टी में आए हैं। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। पूरी इतनी सर्विस के बाद देखिए ईमानदारी से कैसे आया, पूरा शहर गया इसको वहाँ से ले लेके। ख्वाजा अब्दुल रज़ाक साहब इलाके हैं, वहाँ पे हमने उन इलाकों को जो है तरजीह देनी है, इन लोगों को आगे लाना है। सर टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, तो टूरिज्म सेक्टर को आप किस तरह बूस्ट करेंगे? क्योंकि आप खुद भी जानते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। तो यार यहाँ पे पोस्ट ही सर सीओ की पहले मैं कोई नहीं बोल सही वरना वो सारे कम आज अड़ंगा पास मेरी करन दे पहले तो बात ही देख सन आप। आज मैं उन्हें बोलांगा सवेरे पूछे जनाब जमीन ही उसकी है, इस जमीन में ये पंगा है। मैंने आपको कह दिया मैं इंशाल्लाह जल्दी ही ऐसा एक दो चीज़ें करने वाला हूँ। आप खुद कहोगे कि मैं ये जो मुझे दिन लग रहे हैं ना इधर उधर के, उनको दिख रहा है। आम गरीब आदमी को थोड़ा पता है मैं क्या कर रहा हूँ सेक्रेटरी में। जी सर, एक चीज़ आप पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं कि पुंछ के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या वो आ रहा? वो मैं अभी नहीं, पहले बोलूँगा, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं देखसा किसा करसी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, डेली वेजर के हवाले से या एसपीओज हो गए, तो सर इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। काफ़ी लोग मुझे मिले, उन्होंने आपके लिए कहा कि उनसे एक बार आप बात करें, तो उनसे जैसे उन्होंने कहा कि आपसे हमारी बड़ी उम्मीद है, तो किस तरह से सर इन चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि सरकार बनी 2011-12 के बीच में जब डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे थे, जो अभी राजनाथ जी उस टाइम होम मिनिस्टर थे, आज वो डिफेंस मिनिस्टर जी। तो हमारा डेपुटेशन जो है उनके साथ जम्मू में मिला, और उस वक्त मैंने उनके पास बात रखी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब बाकी सब कुछ ठीक है, हमारे पुंछ रजौरी के खास करके जो एसपीओज हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज हैं, सारा काम ये बेचारे एसपीओज करते हैं। सफाई भी ये एसपीओ करता है पुलिस स्टेशन की, रात पूरी नाके पे भी ये खड़ा रहता है। यही बंदा है जो कहीं कोई मुश्किल आती है वहाँ पे खड़ा होता है और 24 घंटे की असली ड्यूटी करता है। मैंने कहा जनाब, और यही एसपीओ बेचारा गोली भी खाता है, यही एसपीओ जो है अपनी जान भी देता है इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। सर डेली वेजर तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि उसमें मैंने कहा 3000 की तनख्वाह लेते हैं, क्या होगा इनका? तो उन्होंने कहा हमें आप रेजोल्यूशन पास करके भेजिए, और उसके 3 दिन के बाद उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमने असेंबली से रेजोल्यूशन पास किया, और 1.5 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली से रेजोल्यूशन आया है उसके तहत इनकी तनख्वाहें 18,000 होगी। सब कुछ हमने किया, और आज भी हम कहते हैं इनकी तनख्वाह कम से कम 35,000 होनी चाहिए, और जो हमारे डेली वेजर हैं उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। और खाली इनको ही परमानेंट नहीं किया जाना चाहिए, आज पीएचई डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट में कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कहता हूँ 50,000 नए लोग लगाने चाहिए। एक लाइनमैन के पास 6 गांव है, वो करे क्या? इधर पाइप जोड़ता है, पीछे पाइप खराब हो जाती है ही नहीं बेचारा, वो करेगा क्या? लाइनमैन बेचारा करेगा क्या? मैं भी उसको फोन करता हूँ,
दौड़ता है बेचारा, 10 दिन दौड़ता है, खुद डेली वेजर है। तो उनको परमानेंट करने की ज़रूरत है, नए बच्चों को लगाने की ज़रूरत है, निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारी स्टेट बन जाए, फिर तो हमारे हाथ में सारा हो। और फिर मैंने वही कहा, कुछ लोग कहते हैं हम करने नहीं देंगे। सर सेंटर से किस तरह की सपोर्ट आपको मिल रही है? देखिए, मैं अभी तक तो सब कुछ ऑल इज़ वेल है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि सेंटर के अंदर भी जो लीडर हैं वो एक इलेक्टेड लोग हैं। एक बड़ा फ़र्क होता है इलेक्टेड और सिलेक्टेड में। वो समझते हैं अच्छी तरीके से कि जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या परेशानी है। उन्होंने जितनी पहले प्लानिंग की वो प्लानिंग गलत जगह से हुई, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। अब जो इलेक्टेड लोगों की प्लानिंग जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है उस पर वो पूरे उतरेंगे और लोगों का दिए हुए मैंडेट की वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी कहते हैं कि जो लोगों का मैंडेट है ये सुप्रीम है और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और आप देखेंगे जल्दी ही तरक्की का एक दौर चलेगा। आज हमारे ख्वाजा अब्दुल रज़ाक साहब पे भी जैसे जिम्मेदारी हमने तायद की, तो हमें इनको भी अपने इलाके की, खाली नहीं सब इलाकों की जो है वो काम करना पड़ेगा। हर इलाके में जो है अपना जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम हो। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आपकी नज़र में आएंगे और मीडिया वालों की भी एक पिलर है वो भी हाईलाइट करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ला रहा हूँ पैकेज, आप देखेंगे हॉस्पिटल में कितनी तब्दीली होगी। एम्बुलेंसेस ला रहा हूँ, 2 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस ला रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि ये रोकने, ये इसमें वो ज़्यादा उनकी चलेगी नहीं। 2 क्रिटिकल केयर की एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ, एक 4x4 एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ कि कभी बर्फ़ पड़ जाए, कहीं रोड ख़राब हो, स्लाइड एरिया में जाना हो, वहाँ भी गाड़ी जा सके, उनको लेने के लिए वो कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में तब्दीली ला रहे हैं, डॉक्टर्स नए ला रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें करनी है। मार्च 2023 में मास्टर जो हमारे टीचर्स प्रमोट होकर मास्टर गेट में गए थे, मार्च 23 से लेके जनवरी तक उनकी ऑर्डर नहीं निकाल सकी, एडजस्टमेंट नहीं कर सकी सरकार। हमने 3 महीने में आते ही उनकी लिस्टें निकाल दी और मैंने डायरेक्टर साहब को कहा कोई हमारी चॉइस नहीं है, कोई ये नहीं है, सबको लगा दीजिए जो मर्जी। आज देखिए स्कूलों में मास्टर आ चुके हैं, चल पड़े हैं स्कूल, वो भी खुश, अवाम भी खुश। अभी नए लिस्टें भी निकलेंगी, नए नौकरियां निकलेंगी, लोग फार्म भरेंगे, बच्चे अपने पेपर देंगे और पेपर दे के जब आएंगे आप देखिए खुशहाली का दौर चलेगा। उस म्यूनसिपलिटी में 20 आदमी हैं, पूरे म्यूनसिपलिटी को साफ़ कर सकते हैं? आप बताइए मुझे। उसके लिए भी हम सोच रहे हैं क्या किया जाए। प्लानिंग बड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता देखिए। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। वक्त देने के लिए शुक्रिया बहुत।